हेलो एवरीवन। तो सीपीओ के रिज़ल्ट के बाद भाई सबसे ज़्यादा अब इंतज़ार है दिल्ली पुलिस के रिज़ल्ट का सबको। और मैंने कल टेलीग्राम चैनल पे अपने एक पोल भी डाला था जिसमें सबसे ज़्यादा वोट इसी टॉपिक के ऊपर आया कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो चाहिए आपको, है ना। वैसे काफ़ी क्लोज था वो पोल, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं कल डाल दूंगा उसकी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो सीपीओ की, और उसके बाद मैं एनालिसिस की डाल दूंगा, मॉक एनालिसिस की, या फिर पहले मॉक एनालिसिस की डाल दूंगा उसके बाद सीपीओ की डाल दूंगा, है ना। तो लगातार 3 दिन तक 3 वीडियोज़ आ जाएंगे, तो उस बात की टेंशन मत लेना। ओके। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। मैंने इसकी कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो नहीं बनाई थी, ना इवन मैंने टेलीग्राम पे कोई मतलब शेयर की थी कट ऑफ एज सच। ठीक है, बट इस वीडियो में मैं बताऊंगा अपनी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग कि मुझे क्या लगता है कितनी कट ऑफ जा सकती है, प्लस जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि इस नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला ने आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचा रखा है भाई। CHSL में भी -30 तक मार्क्स हुए हैं, है ना। और अभी CPO का तो खैर फाइनल स्कोर कार्ड नहीं आया है, बट उसमें भी मतलब मार्क्स डिक्रीज हुए हैं काफ़ी शिफ्ट्स में, ऐसा सुनने में आई है। और बाकी मैं इसमें बताऊंगा कि मैक्सिमम कितने मार्क्स आपके डिक्रीज हो सकते हैं, कितने इंक्रीज हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, जो अब तक मैंने चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं। क्योंकि CHSL में काफ़ी लोगों ने उस वीडियो के नीचे कमेंट करा था, तो मैंने हर शिफ्ट का निकाल के देखा था भाई। रैंक मित्रा के डाटा से कंपेयर किया था कि कितना कुछ वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है ना। तो ठीक ठाक चीज़ें मतलब मुझे समझ में आ गई हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, सीधी सीधी बता दूंगा आप लोगों को। डाटा वगैरह आपने सब देख रखा होगा, है ना। वैसे नहीं देख रखा है तो देख सकते हो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा रैंक मित्रा का डाटा है ना। तो इसमें देखोगे तुम, जो हमारी शिफ्ट है 20 दिसंबर की शिफ्ट 1, इसका सबसे कम एवरेज है। मतलब ये जो शिफ्ट है हमारी, ये टफेस्ट शिफ्ट में आएगी। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखो, ये 41.26 है इसका एवरेज। लेकिन यार एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ समझाना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पे 3,400 बच्चों ने अपना डाटा दिया है, और यहाँ पे सिर्फ 2900 बच्चों ने डाटा दिया है। समझ में बात आ रही है। जब यहाँ पे ये 500 बच्चे एक्स्ट्रा अपना डाटा दे देंगे ना, तो हो सकता है कि इस शिफ्ट का एवरेज थोड़ा और कम हो जाए, बट उसका 3 नंबर का फर्क वो नहीं, तब भी मतलब तब भी उसका कवर नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये देखने वाली बात है। दूसरी चीज़ कि यहाँ तुम देखोगे, यहाँ 6,000 बच्चों ने देख रखा है, और यहाँ पे 3,000 ने देख रखा है, और इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 नंबर का डिफरेंस है। तो हो सकता है कि ये शिफ्ट यहाँ पे आ जाए कहीं पे, और ये ऊपर चली जाए। समझ रहे हो बात मेरी। तो इसके अकॉर्डिंग तुम बिल्कुल भी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई कौन सी शिफ्ट हमारी हार्ड है, कौन सी हमारी ईजी है। ठीक है, वेरिएशन इसमें देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी आपको। यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे सिर्फ 2400 लोगों ने देखा हुआ है, और इसका एवरेज 46.9 है। यहाँ पे 6,000 ने देखा हुआ है। भाई अगर यहाँ पे मैं 4,000 बच्चों का और डाटा ऐड कर दूंगा, 3500 या 4,000 बच्चों का, तो क्या इसका एवरेज इतना ही रहेगा? नहीं रहेगा। डेफिनेटली इसका एवरेज 2 से 2.5 नंबर कम हो जाएगा। तो इसका एवरेज 44 के आसपास चला जाएगा। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे आ जाए भाई शिफ्ट बिल्कुल ऊपर तक। ठीक है, तीसरे नंबर तक आ जाए ये वाली शिफ्ट। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी थोड़ी, इतना मतलब अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी पड़ेगी कि इसको पत्थर की लकीर नहीं मान सकते। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस मतलब देखने के लिए डेफिनेटली मिलेंगे। स्केलिंग या तो भाई देखो बराबर हो, कि लगभग हर शिफ्ट में बराबर से ही बच्चों ने डाटा दे रखा हो, तब तो तुम बता सकते हो कि हाँ ये शिफ्ट आसान है, ये हार्ड है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग तुम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। तुमने देखा होगा कि भाई CHSL में कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई मेरी तो मतलब 20वें नंबर पे थी, मॉडरेट शिफ्ट थी, उसमें इतने मार्क्स डिक्रीज कैसे हो गए। भाई हो सकता है कि उसमें जो जब तुमने देखा हो तो डाटा कम बच्चों का हो। ठीक है, और जब डाटा बढ़ा हो तो वो शिफ्ट नीचे चली गई हो। ठीक है, 20 से वो शिफ्ट क्या पता 27वें 28वें नंबर पे चली गई, इसलिए उसमें मार्क्स डिक्रीज हो गए हों। और ऐसा भी हो सकता है कि जो पहले 20 पे हो, उसे लग रहा हो कि भाई मेरी मॉडरेट है, इसमें तो मार्क्स ना डिक्रीज होंगे ना इंक्रीज होंगे, और पता लग रही है कि जब बच्चों ने ज़्यादा डाटा दिया तो वो शिफ्ट ऊपर चली गई, वो 14-15वें नंबर पे चली गई। तो यहाँ पे उसके मार्क्स प्लस हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब तुम यहाँ पे एक चीज़ देखो कि सबसे हार्ड शिफ्ट का जो एवरेज है वो 41 के आसपास है, और सबसे ईजी का जो एवरेज है वो 57 के आसपास है। ठीक है, 50, ये 58 ही समझ लो लगभग इसको। तो कितने मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है हमारे पास लगभग लगभग 17 नंबर का। ठीक है, 16 से 17 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो इससे तुम्हें क्या समझ में आता है? भाई इससे समझ में आता है कि जो हमारा नॉर्मलाइजेशन है वो बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन जो दिल्ली पुलिस में होगा वो -30 या इवन -20 या -15 ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, कैसे होगा? ये 16 नंबर का डिफरेंस आपको सीधी सी लैंग्वेज में समझाता हूँ। ठीक है, कि 16 नंबर का जो डिफरेंस है इसको कवर करने के लिए ये समझो कि जो हमारी इजी शिफ्ट है उसमें -7 तक हो सकते हैं। ठीक है, और जो हमारी हार्ड शिफ्ट है उसमें +7 या +8 तक हो सकते हैं। ठीक है, और जो मॉडरेट शिफ्ट है उसमें या तो 0 या फिर 1 प्लस हो सकता है। ठीक है, ये क्या दो
मान लो हद से ज़्यादा। तो ये हमारा रहेगा पूरा ओवरऑल, इसके बीच में चीज़ें घूमेंगी। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर किसी का ईजी शिफ्ट में रो स्कोर काफ़ी कम है, सपोज करो शिफ्ट में खाली वो 50 नंबर लेके आ रहा है, तो भाई हो सकता है कि उसके 10-10 नंबर भी घट जाएं। लेकिन इसके बेस पे आप कंपेयर नहीं करोगे कि इस शिफ्ट में कितने मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं। समझ में बात आ रही है? उस शिफ्ट में जो नॉर्मल एक बच्चा होगा ना जिसके 60-65, उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ यार इतने मार्क्स इस शिफ्ट में डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि जिसके रो स्कोर से ज़्यादा कम होगा उसके और ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं। समझ में बात आ रही है? तो ये वाला फैक्टर रहता है। लेकिन जो नॉर्मल जो सिलेक्शन की रेस में हैं बच्चे, जो मतलब हैं अपना, उनका इसमें ही घूमेगा भाई, +7 -7 +7 -7 ईजिएस्ट और हार्डेस्ट में, और मॉडरेट में अपना 1-2 नंबर बढ़ेगा या फिर मतलब कुछ भी नहीं बढ़ेगा। तो इतना कुछ नॉर्मलाइजेशन रहेगा, तो इसलिए फालतू की डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, देख लिया। अब एक चीज़ मैं आपके लिए कर सकता हूँ, आप अपनी भाई शिफ्ट मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो मैं स्केलिंग करके यहाँ पे कि हाँ ये वाली शिफ्ट यहाँ पे जा सकती है इतने मार्क्स पे, मतलब इतने बच्चों के हिसाब से ये यहाँ पे रह सकती है, ये यहाँ पे रह सकती है। मैं कुछ स्केलिंग अपने हिसाब से करके आपको कमेंट का रिप्लाई करके आपके बता दूंगा कि कितने मार्क्स तक आपके डिक्रीज हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, ये इतना मैं कर सकता हूँ अपनी तरफ से। जितने मैक्सिमम रिप्लाई हो पाएंगे उतने मैक्सिमम रिप्लाईज मैं कर दूंगा। देखा भी होगा आपने, मैं मतलब हर वीडियो पे लगभग भाई 150 से 200 लोगों के रिप्लाईज तो कर ही देता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो पे भी मैं कर दूंगा, तो उसकी दिक्कत मत लेना। ठीक है, बाकी आपने ये वाला डाटा तो देख ही लिया होगा, फीमेल का या फिर मेल का, है ना। और ओवरऑल डाटा देखोगे अगर तुम रो का, तो इस बार अच्छा एक और चीज़ भाई कि तुम्हारी वैकेंसी भी थोड़ी बहुत डिक्रीज हुई है। तुम्हें लग रहा होगा कि भाई बहुत ज़्यादा कट ऑफ का उसमें डिफरेंस आ जाएगा, बट नहीं आएगा ज़्यादा डिफरेंस। क्यों? क्योंकि वैकेंसीज इतनी ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुई, ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर का डिफरेंस आएगा उससे, क्योंकि भाई 1 नंबर पे ना 4 से 5 हज़ार बच्चा बैठा होता है। इस बात को समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो इसलिए डरने वाली बात नहीं है ना। चलो, देखो इसमें डाटा वगैरह सब एनालिसिस में कर चुका हूँ, तो इसमें टाइम बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं कि यहाँ पे इतने बच्चे हैं, यहाँ पे देखो इतने बच्चे हैं। वो सब तुमने काफ़ी वीडियोस में देख लिया होगा। तो मैं डायरेक्टली अपनी कट ऑफ पे आता हूँ। ठीक है, कट ऑफ की बात करते हैं भाई। देखो यहाँ पे मेल की कट ऑफ रखूँगा मैं, और इस साइड में मैं फीमेल की कट ऑफ रखूँगा। अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यूआर कैटेगरी की कट ऑफ 65 ±1 जा सकती है। मैं +-2 या +-3 वाला यहाँ पे ढोंग नहीं कर रहा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली इस नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला के हिसाब से जो भी है 65 ±1 इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट कट ऑफ जो रह सकती है। ठीक है, कुछ चीज़ें भाई बिल्कुल ही ऊपर नीचे हो जाएं तो बात अलग है, वरना हाईएस्ट चांसेस हैं कि इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, और अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की कट ऑफ भाई मुझे ऐसा लगता है कि 63 ±1। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की, उसकी भी आप कह सकते हो कि 61 ±1 के आसपास इसकी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, और अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं भाई, एससी कैटेगरी की मुझे लगता है कि 57 ±1। ठीक है, और अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो ऐसा इनकी भी लगभग 58 के आसपास भी तुम बोल सकते हो, क्योंकि इनमें ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए तुम्हें नहीं मिलेगा इस बार। ठीक है, और यूआर और ओबीसी में थोड़ा बहुत इस बार डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वैकेंसीज थोड़ी सी इस बार मतलब यूआर की कम है 2023 के कंपैरिजन में। ठीक है, और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो इससे लगभग 5 से 6 नंबर कम तुम बोल सकते हो कि यूआर मतलब फीमेल की जाती है। तो लगभग ऐसा समझ लो कि 60 ±1 इतनी लगभग यूआर की रह सकती है। ठीक है, इधर मतलब डायरेक्ट इससे देख लेना। उसके बाद अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की लगभग 57 ±1। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं भाई, ईडब्ल्यूएस की लगभग 54 के आसपास जा सकती है इसमें। ठीक है, 54 ±1। और अगर मैं एससी की बात करूं, एससी की लगभग 50 के आसपास रह सकती है, 50 ±1। ठीक है, और अगर मैं एसटी की बात करूं तो एसटी की लगभग 47 ±1। ये मेरे हिसाब से भाई। ठीक है, अब हो सकता है इसमें 2 से 3 नंबर का डिफरेंस हो जाए, कुछ ऊपर नीचे चीज़ें। जैसे CHSL के टाइम पे मैंने जो कट ऑफ बताई थी, मैक्सिमम बताई थी कि भाई 150 छुएगी, इससे ज़्यादा नहीं छुएगी। ठीक है, लेकिन वो कम क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने बच्चे थोड़े ज़्यादा बुला लिए थे। क्योंकि बच्चे जो मैंने जिस पे कैलकुलेट किया था वो लगभग मैंने बोला था कि 28 से 30 हज़ार बच्चे मैक्सिमम बुलाएंगे, बट उन्होंने 37,000 स्टूडेंट्स बुलाए हैं। तो 2 से 3 नंबर का कट ऑफ का फ़र्क इसलिए पड़ गया था। ठीक है, जो तुम्हें 145 के अराउंड देखने के लिए मिली है वो इसलिए देखने के लिए मिले क्योंकि बच्चे ज़्यादा बुलाएं, प्लस नॉर्मलाइजेशन में कुछ ज़्यादा ही डिक्रीज़ कर दिए CHSL के। ठीक है ना, इतना मतलब उम्मीद थी नहीं जितना उसमें डिक्रीज़ हुए हैं। बट इसमें तुम चिंता मत करना, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी कि 15-15 20-20 नंबर डिक्रीज़ हो जाएंगे।
कोई चांस नहीं है भाई दूर से दूर तक। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो मैंने बोला है 7 से 8 नंबर बस, ये ईजीएस्ट में। और हार्डेस्ट में वो मैंने बता ही दिया भाई कितने बढ़ेंगे लगभग। अच्छा एक चीज़ और, अपना भाई गलती से भी टाइम बर्बाद मत करना इन चीज़ों पे कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। देखो रिजल्ट कहने को तो भाई जनवरी फेब से ही मतलब बोल रहे हैं कि जैन में आता, फेब में आ गया, फिर उसके बाद ये मार्च पे कूद गए, मार्च में भी नहीं आया, अभी अप्रैल में कूद गए। ऐसे करते करते इनको 3 से 4 महीने हो चुके हैं, ठीक है। और रिजल्ट आएगा तभी जब आना होगा, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है, ये क्लियर बात है। किसी को एग्जैक्ट डेट नहीं पता। क्या पता थी भाई बताओ, एकदम ये सीपीओ का जो रिजल्ट मुंह पे फेंक के मारा एसएससी ने, किसी को पता थी? एकदम से दिया है ना भाई, एकदम से धप्पा कर दिया। किसको पता था कि रिजल्ट आना है उस दिन सीपीओ का? बिल्कुल भी कोई यकीन नहीं, मतलब दूर से दूर तक वो नहीं था अंदेशा। लेकिन इसमें भी ऐसा ही है भाई, समझने की कोशिश करो। हो सकता है रिजल्ट इस वीडियो के बाद ही आ जाए, हो सकता है कल आ जाए, कुछ भी हो सकता है, चांसेस बहुत हैं, ठीक है। एसएससी अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए अपना इन चीज़ों में टाइम बर्बाद मत करना। कट ऑफ मैंने बता दी, इसी के आसपास रहेगी, ठीक है, मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से, है ना। जितनी अब तक मैंने कैलकुलेशन करी है लगभग सही गई हैं, तो ये भी जहाँ तक है मेरे हिसाब से उतनी ही मतलब सही जानी चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना अच्छे से तैयारी करते रहो। कोई भी डाउट हो अपना बता देना, और कमेंट सेक्शन में अपना शिफ्ट और अपने मार्क्स ज़रूर अपना शेयर कर देना, मैं बता दूंगा कितने तक डिक्रीज़ हो सकते हैं, ठीक है, और कितने इंक्रीज़ हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।